क्या राहुल गांधी हैं आज के अंबेडकर? दलित समाज से आने वाले पूर्व सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर उदित राज ने क्यों देखी राहुल गांधी में अंबेडकर होने की संभावना? क्या राहुल गांधी का सामाजिक न्याय अभियान डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करेगा? नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। डॉक्टर पंकज स्पीक्स में आपका स्वागत है। 25 जुलाई यानी कुछ दिन पहले दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में कांग्रेस का ओबीसी नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस से जुड़े ओबीसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ उमड़ी। इसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता यानी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी संबोधित किया। इस सम्मेलन के बाद पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता डॉक्टर उदित राज ने एक्स पर एक ऐसी टिप्पणी की जिससे हंगामा मचा हुआ है। उन्होंने लिखा, ओबीसी को सोचना पड़ेगा, इतिहास बार बार मौका नहीं देता। ताल कटोरा में राहुल गांधी ने जो कहा उसका समर्थन करें। अगर ऐसा करते हैं तो राहुल गांधी उनके लिए दूसरा अंबेडकर साबित होंगे। दूसरा अंबेडकर, वाकई ये बड़ी तुलना है। डॉक्टर अंबेडकर से तुलना जाहिर है बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हुई। उसे ये बात परेशान करने लगी कि दलित समाज से आने वाले एक नेता ने, जो पूर्व सांसद भी है, उसने राहुल गांधी में डॉक्टर अंबेडकर की झलक देखी। जाहिर है बीजेपी के प्रवक्ताओं और नेताओं की ओर से विरोध में कई बयान आए जिसमें कुछ बैड टेस्ट वाले भी थे। लेकिन आखिर क्या ऐसा हुआ था इस सम्मेलन में जिसके बाद डॉक्टर उदित राज ने ऐसी टिप्पणी की, यानी तुलना की डॉक्टर अंबेडकर से राहुल गांधी? आइए सुनते हैं कि राहुल गांधी ने इस सम्मेलन में क्या कहा था। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। यह वाकई एक विरल घटना थी। कांग्रेस का इतना बड़ा नेता ओबीसी वर्ग की तकलीफ को समझने में हुई देरी के लिए माफी मांग रहा था। इतिहास भी बताता है कि कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद दलितों और आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, उनकी सुरक्षा के लिए तमाम कानून बनाए और ओबीसी वर्ग की शिकायत रही कि उनके लिए भी कांग्रेस को ऐसी तेजी दिखानी चाहिए थी। राहुल गांधी ने उनकी इस भावना को सही मानते हुए गलती मानी। ये एक बदली हुई कांग्रेस का प्रतीक है जो ओबीसी वर्ग को केंद्र में रखकर सामाजिक न्याय को राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ले आई है। राहुल गांधी ने साफ किया कि वे रुकने वाले नहीं हैं और जाति जनगणना तो बस पहला कदम है। सुनिए उन्हें। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात करना हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है और देश के मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। यानी राहुल गांधी ने ओबीसी वर्ग को देश के उत्पादक शक्ति के रूप में पहचाना है। इसमें शक नहीं कि सदियों से इस वर्ग ने देश को सजाया संवारा है। खेती से लेकर पशुपालन तक, शिल्पकारी से लेकर दस्तकारी तक, हर मोर्चे पर यही वो वर्ग है जिसने अपनी मेहनत की मिसाल कायम की है। लेकिन शासन प्रशासन में इसकी भागीदारी तो कम ही है, ये एक सच्चाई है और राहुल गांधी इसीलिए जाति जनगणना का सवाल उठा रहे हैं कि समाज का एक्सरे हो और पता चले कि कौन कहां है। और वे इन सवालों को बड़े तीखे अंदाज में उठा रहे हैं जो पहले नहीं उठाए जाते थे, कम से कम कांग्रेस की मंच से। और ये राहुल गांधी की प्रतिबद्धता का ही असर है कि फरवरी 2023 के
रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने संगठन में सामाजिक न्याय को मजबूत करने का फैसला लिया। इसमें तय हुआ था कि पार्टी के संगठन में 50% जो पद हैं वो दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित होंगे। ये कदम डॉक्टर अंबेडकर के समावेशी दृष्टिकोण से ही प्रेरित है। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि राहुल गांधी को अंबेडकर मान लिया जाए? सच तो यह है कि गांधी हो या डॉक्टर अंबेडकर, आप उनके रास्ते पर तो चल सकते हो, उनके जैसे नहीं हो सकते। इसलिए कि इतिहास के जिस दौर ने वैसी विभूतियों को पैदा किया था वो बदल चुका है। इसलिए भाषा भी नहीं होगी और भूषा भी नहीं होगी, कोई अवतार नहीं हो सकता। परीक्षण तो इस पर होना चाहिए कि राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर के सपनों को पूरा करने की दिशा में कितने आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं। डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी देन क्या है? किसी से पूछिए, वो देन है भारत का संविधान। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से भरा हुआ संविधान। ये शब्द जो फ्रांस की क्रांति से निकले, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये दरअसल संविधान की मूल आत्मा है। और अगर आप गौर से देखें तो बीते कुछ सालों में भारत के संविधान को अपनी पहचान बनाने वाले देश के शायद एकमात्र नेता हैं राहुल गांधी। लाल जिल्द वाली संविधान की कॉपी उनके साथ हमेशा रहती है और बीते लोकसभा चुनाव के पहले से उन्होंने एक मिशन की तरह इसे हर रैली में दिखाया, संविधान को। कांग्रेस के तमाम नेताओं के पास भी अब ये किताब यानी संविधान दिखने लगी है। ये राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने आम लोगों के बीच संविधान को लेकर जबरदस्त उत्सुकता जगाई और जगह जगह संविधान की प्रस्तावना का पाठ हुआ। याद कीजिए, बीजेपी का पिछले लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा किस कदर बैकफायर किया था। ये नारा कि बहुमत नहीं मिल पाया तो वजह यही संविधान था। देश के दलितों और आम गरीबों के कान में बीजेपी के उन नेताओं का बयान किसी तेजाब की तरह पड़ा कि संविधान बदलने के लिए 400 सीटें आनी चाहिए बीजेपी, यानी संविधान बदल जाएगा अगर 400 सीटें आएंगी। ये बीजेपी के ही नेता कह रहे थे और राहुल गांधी ने फिर इसे इतना बड़ा मुद्दा बना दिया कि देश का माहौल बदल गया। 400 की मांग थी और 240 पर बीजेपी अटक गई। जेडीयू और टीडीपी यानी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के दम पर, उनकी बैसाखियों पर मोदी जी चल रहे हैं। एक और मुद्दा देखिए जो डॉक्टर अंबेडकर का सबसे प्रमुख मुद्दा था। यह मुद्दा था जाति प्रथा के उच्छेद का, उसके खात्मे का। 1935 की ओर चलिए, लाहौर के जात पात तोड़क मंडल ने डॉक्टर अंबेडकर को अपने वार्षिक अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण के लिए बुलाया था और डॉक्टर अंबेडकर ने एक भाषण तैयार किया। वो लिखित भाषण था और जब उसे देखा जात पात तोड़क मंडल के लोगों ने तो उनकी तो हालत खराब हो गई। वे तैयार नहीं हुए क्योंकि उसमें जाति के जो स्रोत थे उसमें धर्म को भी डाला गया था कि धर्म ही बता रहा है कि जाति उत्पीड़न होना चाहिए। और जब यह भाषण नहीं देने दिया गया तो डॉक्टर अंबेडकर ने अपने खर्चे में अगले साल इस भाषण को छपवाया और आज यह भाषण उनकी जग प्रसिद्ध किताब है जिसका शीर्षक है जाति प्रथा का उच्छेद या एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। डॉक्टर अंबेडकर ने रक्त की शुद्धता के सिद्धांत को जाति का आधार बताते हुए अंतरजातीय विवाहों को जाति प्रथा के नाश के लिए जरूरी कदम बताया। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जिस राह पर चल रहे हैं उससे जाति प्रथा खत्म होगी या डॉक्टर अंबेडकर के फॉर्मूले के हिसाब से अंतरजातीय विवाह तेज होंगे? राहुल गांधी शासन प्रशासन में हर वर्ग की भागीदारी की बात कर रहे हैं। जितनी आबादी उतना हक उनका नारा है। तो अगर ऐसा हुआ तो देश की 85% जनता वहां पहुंचेगी जहां पहुंचना अभी सिर्फ सपना ही है। राहुल गांधी का अंदाज बताता है कि जाति जनगणना के नतीजों के बाद निजी क्षेत्र में भी आरक्षण का मुद्दा गंभीर रूप अख्तियार करेगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता स्वाभिमान जगाएगी। ये भागीदारी स्त्रियों के मोर्चे पर भी होगी। स्वावलंबी और स्वाभिमानी स्त्री पुरुषों के लिए जीवन साथी के चयन का परिसर विस्तार पाएगा और वे जाति बंधन को तोड़कर विवाह करेंगे।
यह भी होता है, लेकिन इसकी गति तब कई गुना बढ़ जाएगी। राहुल गांधी उसी सपने का आधार तैयार कर रहे हैं, जाने अनजाने। इस लिहाज से राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर के राह के एक प्रखर और तेजस्वी राही हैं। यह भी मत भूलिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि अगर सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी बनी रही तो भारत राजनीतिक आजादी भी खो देगा। उनका अंतिम भाषण जो संविधान सभा में था, जो दिया था उन्होंने, उसको जरूर सुनना पढ़ना चाहिए। राहुल की सामाजिक न्याय की भागीदारी इस खतरे को कम करने का प्रयास है, यानी सामाजिक और राजनीतिक जो आर्थिक गैर बराबरी है उसको वो खत्म करना चाहते हैं अपने इस प्रयास से। अब राहुल गांधी के एक और महत्वपूर्ण मोर्चे को लेकर बात करते हैं, जिसका सीधा संबंध डॉक्टर अंबेडकर से है, जिस मोर्चे के पीछे डॉक्टर अंबेडकर का सपना झिलमिला रहा। यह मोर्चा है आरएसएस और उसके हिंदू राष्ट्र का मोर्चा। कई लोग हैरान होते हैं कि आरएसएस पर राहुल गांधी इतना हमला क्यों करते हैं, उन्हें बीजेपी पर ही केंद्रित रहना चाहिए। लेकिन वे भूल जाते हैं कि बीजेपी सिर्फ मुखौटा है, उसकी असल प्रेरणा है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, जो 1925 में बना और राष्ट्रीय आंदोलन से अलग अंग्रेजों के साथ खड़ा। महात्मा गांधी की हत्या के बाद दागदार हो चुके आरएसएस ने ही राजनीति में भागीदारी के लिए 1951 में पहले जनसंघ की स्थापना की, यानी एक पार्टी जो चुनाव लड़ी। फिर जनता पार्टी में 1977 में उसका विलय भी कर दिया, शायद इरादा जनता पार्टी पर कब्जा करने का था। यह आरएसएस की एक बड़ी चतुर रणनीति थी। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी केंद्रीय मंत्री बने थे। आडवाणी सूचना और प्रसारण मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री। लेकिन आरएसएस की सदस्यता को लेकर विवाद हो गया। तमाम समाजवादी खेमे के लोग, खासतौर पर मधुलिमय जैसे महान समाजवादी नेता ने, विचारक ने इस सवाल को बहुत गंभीरता से उठाया कि भाई आप आरएसएस की सदस्यता छोड़िए अगर जनता पार्टी में रहना है। लेकिन चूंकि आरएसएस की रणनीति थी तो जनता पार्टी टूट गई, आरएसएस के लोग बाहर आ गए और फिर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। ये आरएसएस की ही योजना थी। तो राहुल गांधी इस परियोजना को अच्छी तरह समझते हैं। ये संयोग नहीं कि 2014 में पहली बार मोदी के नेतृत्व में बहुमत की बीजेपी सरकार बनने के बाद देश में हिंदू राष्ट्र का शोर बढ़ गया है। ये वो नारा है जिसे लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने देश को काफी पहले चेताया था, 1940 में ही। सुनिए क्या कहा था। उन्होंने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने, अगर हिंदू राष्ट्र सचमुच एक वास्तविकता बन जाता है तो इसमें संदेह नहीं ये देश के लिए भयानक विपत्ति होगी, क्योंकि ये स्वाधीनता, समता और बंधुत्व के लिए खतरा है। इस दृष्टि से ये लोकतंत्र से मेल नहीं खाता। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। किताब है पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, 1946 में प्रकाशित हुई, मुंबई से, लेखक डॉक्टर अंबेडकर, पेज नंबर 358। और राहुल गांधी इसीलिए आरएसएस पर हमलावर है क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र के नाम पर संविधान और लोकतंत्र की भावना का नाश करने पर जुटा है। उसने तमाम लोगों के बीच ये भाव भर दिया है कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो देश पता नहीं कहां चला जाएगा। अरे साहब, खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र नहीं बचेगा। और ये घृणित जाति व्यवस्था जिसे डॉक्टर अंबेडकर खत्म करना चाहते थे, इसे नया श्रृंगार मिलेगा। आज भी बहुत लोग, आप देखिए चारों तरफ, तो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की बात करते हैं, उसका सम्मान करने की बात करते हैं। वैसे ये आश्चर्यजनक है कि हिंदू राष्ट्र और आरएसएस के विरोध में मायावती और उनकी बहुजन समाजवादी समाज पार्टी भी चुप है, जो लगातार डॉक्टर अंबेडकर की बात करती रही है। इसकी वजह जो भी हो, लेकिन राहुल गांधी 32 मुकदमों के बावजूद आरएसएस का विरोध छोड़ने को तैयार नहीं है। ईडी ने कई दिन तक उनसे पूछताछ की, उनका घर छीन लिया गया, संसद सदस्यता चली गई, लेकिन राहुल गांधी उसी राह पर हैं जिस राह पर वो चल रहे थे, जो महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के सपनों की राह है। उनकी, यानी राहुल गांधी की ये प्रतिबद्धता हमें आजादी के आंदोलन के दौरान के नेताओं की याद दिलाता है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए समता, स्वतंत्रता के साथ बंधुत्व यानी भाईचारा भी बहुत मायने रखता था। और देश में बढ़ते सांप्रदायिक माहौल के खिलाफ प्रेम मोहब्बत का संदेश देने के लिए राहुल गांधी ने 4000 किलोमीटर तक की
यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा। वो पद यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सिर्फ ये बताने के लिए कि देश की भावनात्मक एकता टूटने न पाए। बाद में वे उत्तर पूर्व से गुजरात तक भी, यानी पूरब से पश्चिम तक भी चले। इस तरह उन्होंने 10,000 किलोमीटर की लगभग यात्रा की, सिर्फ मोहब्बत का संदेश देने के लिए। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलिए, ये वो कहते हैं। तो अगर उदित राज जैसे नेता आज राहुल गांधी में आम्बेडकर की छवि देख रहे हैं, तो क्या ये पूरी तरह गलत बात है? जरा एक बार राहुल के चेहरे को राजनीतिक परिदृश्य से हटाकर देश के बारे में सोचिए, भारत कैसा नजर आएगा? दुष्यंत कुमार की दो पंक्तियों को थोड़ा बदल कर कहूं तो एक सच्चा आदमी है देश में, या यूं कहो एक सच्चा आदमी है देश में, या यूं कहो इस अंधेरी कोठरी में एक रोशनदान है। राहुल वही सच्चे आदमी हैं, एक अंधेरी कोठरी में रोशनदान की तरह, जहां से प्रकाश छनकर आ रहा है और हम हकीकत देख पा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। और डॉक्टर पंकज स्पीक्स के वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सब्सक्रिप्शन हमारा हौसला बढ़ाता है। नमस्कार।